this is a revision of the chapter 8. First, the who raised the one second. Who raised the tax and invoices? Now the registered person raised the tax and invoices. जो registered person होता है वो tax invoices raise कर सकता है. Supplying taxable goods or services मीन्स विच रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो सप्लाई कर रहा है किसको, टैक्सेबल गुड्स को या फिर सर्विसेज को, और या फिर रिसीव कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी ऐसे पर्सन से गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करना है जिसने जो रजिस्टर्ड नहीं है. अब उसके बाद में होती है कि जो इनवॉइस को इशू करते हैं उसके लिए टाइम लिमिट क्या होती है. अब जब यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज की बात हो रही है तो जो टैक्सेबल सप्लाई होती है वो गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है. अब गुड्स के केस में क्या होता है, 3 तरीके की बातें हो जाती हैं. फर्स्ट, या तो वो उसमें गुड्स के लिए कोई मूवमेंट इन्वॉल्व होती है. मूवमेंट मतलब वी आर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो गुड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, या फिर सप्लाई कंप्लीट तब होगी जब हमारे प्लेस से कस्टमर प्लेस तक वो गुड्स जाएगा. तो उसमें मूवमेंट मतलब इन्वॉल्व होती है. और द नो मूवमेंट ऑफ गुड्स और मूवमेंट गुड्स, और या फिर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है. तो देखो, जब जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होता है, तो जब मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जिस टाइम तुम अपने गुड्स को रिमूव कर रहे हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिमूवल तुम्हें टैक्सेबल इनवॉइस को इशू कर देना है. और जहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं होती है तो जब टाइम ऑफ डिलीवरी है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब तुम डिलीवरी कर चुके हो गुड्स की, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन तुमने डिलीवरी कर दी. मूवमेंट का मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है कि तुम्हें किसी और जगह पे भेजना है, किसी को सप्लाई करना है या फिर हमारे कस्टमर पे से भिजवाना है. मूवमेंट मतलब अब देखो, अब तुम यहाँ से सामान दूसरी जगह तो लेके जाने पड़ेगा ना, तो तो यानी कि मूवमेंट उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब तुमने डिलीवरी कर दी, या फिर इसमें ना नॉन मूवमेंट में वो वाली वो हाँ, इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ each successive statement of accounts is issued और each successive payment is received. मतलब जैसे जैसे तुम माल को भेजोगे, कॉन्टीन्यूस का मतलब ये कि माल एक बारी में नहीं गया है, तुम या तो रेगुलर बेसिस पे किसी को माल भेज रहे हो, ऐसे हम मान लेते हैं इस टाइम पे. तो अब जब रेगुलर बेसिस पे भेज रहे हैं तो या तो तुम हर बार अब अभी माल भेजा, 2 महीने बाद भेजेंगे, फिर 1 महीने बाद भेजेंगे, फिर ऐसे 15 दिन बाद, जो भी टाइम पीरियड है, जो भी उनकी रिस्पेक्टिव टर्म्स है उसके हिसाब से. तो या तो जब तुमने माल भेजा उससे पहले इनवॉइस को इशू कर दो, या तो जिस टाइम तुम भेज रहे हो उस टाइम इशू कर दो. ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सक्सेसिव यानी कि आने वाले टाइम के लिए, इज इशूड फॉर द ईच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव. और जैसे ही तुम सक्सेसिव पेमेंट को रिसीव कर दोगे उस टाइम पे तुम्हें जो इनवॉइस है उसको इशू कर देना. इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब हम यहाँ पे कॉन्टीन्यूस सप्लाई करेंगे सर्विसेज, ऊपर वो गुड्स वाला केस है, ये गुड्स वाला केस की बात कर रहे थे हम. अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बात सप्लाई की. ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज एसर्टेन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट. मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसके पहले ही पेमेंट मिल गई है तो कोई भी एसर्टेनेबल मतलब नॉट ड्यू डेट नॉट. अब इसके लिए क्या ना 3 केस है, जैसे कि ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो ड्यू डेट है वो पहले से ही तय कर ली कि तब तक हम पैसे दे देंगे, मतलब पेमेंट की ड्यू डेट है. तो या तो ड्यू डेट के पहले इनवॉइस इशू कर दो, या तो ड्यू डेट पे मतलब जिस दिन तुमने पेमेंट ले लिया उस दिन तक तुम्हें इनवॉइस इशू कर देनी है. अगर कोई भी ड्यू डेट अगर एसर्टेन नहीं की गई है तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द पेमेंट, मतलब यानी कि जो भी पेमेंट के पहले, या तो पेमेंट मतलब कभी ना कभी तो पेमेंट देंगे ना, डेट नहीं है डिसाइडेड बट पेमेंट तो लेगा ही ना अगला इंसान जिसने काम करा है. तो जब उसने पेमेंट ले लिया तब, या फिर उसके पहले ही तुम्हें इनवॉइस इशू कर देनी है. लेकिन अगर इन केस ऐसा है कि जो पेमेंट है वो लिंक हो रखी है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट से, मतलब ये पर्टिकुलर इवेंट तुम कंप्लीट कर दोगे देन वी विल पे यू अकॉर्डिंगली, तो उसके टाइम के लिए क्या करेंगे, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. तो जिस दिन इवेंट कंप्लीट हो रहा है उसके पहले कभी भी इशू कर सकते हैं इनवॉइस,
या तो फिर जिस दिन इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इशू करेंगे। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, जो अभी जो मतलब और भी कंटेंट्स है टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, जीएसटी एंड ऑफ द अब सप्लाई, यानी कि जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है सप्लायर का। अब उसके लिए देखो क्या क्या उसके लिए क्या क्या कंटेंट चाहिए होता है। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होता है, डेट ऑफ इशू लिखी जाती है रिसीट के ऊपर, और जीएसटी एंड रिसिप्ट इफ़ रजिस्टर, और अगर रजिस्टर है तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आता है रिसिप्ट के ऊपर, और नेम आएगा, एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट आएगा, और अगर रजिस्टर नहीं है, इफ़ नॉट रजिस्टर, ओके फाइन, नेम और एड्रेस ऑफ रिसिपेंट। अगर रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर है तो जीएसटी नंबर आ जाएगा, जीएसटी आई एन होता है, जीएसटी इंट्रोडक्शन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और एचएसएन के केस में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एचएसएन में क्या आता है, देखो एचएसएन क्या है, इसमें पता चलता है कि क्या डिस्क्रिप्शन है, गुड्स और सर्विसेज की पूरी डिटेल डिस्कशन होती है। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ये सब पता चलता है। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर कौन सा कंटेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, वो पहले तो टैक्स रेट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स है, मतलब जो भी रेट है, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्जेस, और तुमने कितना अमाउंट चार्ज करना है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एड्रेस ऑफ इंट्रा का होता है ना कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चैप्टर 5 में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट दैन प्लेस ऑफ सप्लाई, जो एड्रेस ऑफ डिलीवरी है वेयर डिफरेंट दैन प्लेस ऑफ सप्लाई है, सप्लाई मतलब कि इसके अलावा 3 चीज़ें और मायने रखती है। पहला, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी वेयर द डिफरेंट देन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई से तुम्हारा जो डिलीवरी तुम्हें जहाँ पे करनी है अपने माल की, वो अगर जगह अलग है तो वहाँ का एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा टैक्स पेएबल रिवर्स चार्ज बेसिस पे है या नहीं है, वो अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे तो रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशंस, और उसके अलावा अथॉरिटी का सिग्नेचर, मीन्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट में आ जाती है। Taxable invoices, these cannot be neglected, okay ना। Manners of the manner of the issuing the invoices। अब क्या इनवॉइस को इशू करने का क्या मैनर होता है, देखो ये होता है, इन केस ऑफ गुड्स क्या किया जाता है, 3 कॉपी इशू की जाती है इनवॉइस की। पहली कॉपी जो होती है वो ओरिजिनल कॉपी होती है, वो रिसिपिएंट के लिए होती है। दूसरी कॉपी जो होती है डुप्लीकेट कॉपी जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर के लिए होती है, ट्रांसपोर्टर जो माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और अच्छा अभी बाद में बात करते हैं इसके। अगर ट्रिपलेट कॉपी ऑफ दैट फॉर द सप्लायर, और जो तीसरी कॉपी होती है वो सप्लायर के लिए होती है। इन केस ऑफ द सर्विसेज, यहाँ पे 2 कॉपीज इशू की जाती है, पहली कॉपी रिसिपिएंट के लिए, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सप्लायर के लिए। द सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइसेज इशूइंग ड्यूरिंग द मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द GSTR1। माने ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें इसका जो भी सीरियल नंबर है, इनवॉइसेस का जो भी इशू की गई महीने में या फिर क्वार्टर बेसिस पे, जो हम GSTR1 सेंड करेंगे उसमें इसकी डिटेल्स आती है। हाँ वो तो ऑब्वियस है जब हम इनवॉइस को भेजेंगे। अब रिवर्स टैक्स इनवॉइस, सॉरी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। Revised tax invoices to be issued in respect of taxable supplier affected during this period। अब यहाँ पे revised tax invoice क्या होती है, जैसे एक सेक्शन 24 के हिसाब से जब एक कोई भी सप्लायर है या जो भी व्यक्ति है जिसके लिए GST नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है, मतलब जो एक टर्नओवर अमाउंट है उस टर्नओवर से ऊपर जैसे ही तुम्हारी लिमिट जाती है, 20 करोड़ माइट भी है अभी, रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ तो वो उससे जैसे ही तुम्हारी जो लिमिट है वो ऊपर जाती है, एक्सीड करती है 2.5 लाख ना 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 वो कंसोलिडेटेड, ओके वो कंसोलिडेटेड, हाँ। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होती है, देखो रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड, रिवाइज का मतलब क्या हो जाता है, सही करके यहाँ पे चेंज कर देते दोबारा से, जब टैक्स इनवॉइस को दोबारा से इशू किया जाता है तो उसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस कहते हैं। रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड, और जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस को इशू किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के केस में इफेक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस पीरियड में, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ केस। देखो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं कह सकती हूँ, देखो अब क्या हुआ, हमें हमारी जो लिमिट है, जो हमारी जो अमाउंट, जो हमारी टर्नओवर लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, मतलब हमें क्या करना, अभी तक हमने GST का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन अब हम क्या आ चुके हैं, अपना फॉल करते हैं कि हमें कंपल्सरीली
जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब जिस दिन हम उसमें फॉल करते हैं उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है, उस 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपनी जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें लेना पड़ता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का भी एक प्रोसेस होता है, हम पहले एप्लीकेशन देंगे, देन उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसके बाद हमें जाके सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो जो इस टाइम के बीच में, जैसे अब इसमें क्या होता है ना, जैसे मानो हमने कोई सप्लाई कर दी, अब हम क्या हुआ, अभी आज की डेट में क्या हुआ, हमें जीएसटीएन लेना है, हमें कंपलसरी जीएसटी मतलब जीएसटी नंबर लेना है, हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या इसके बाद क्या हम क्या कोई सप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, हम सप्लाई कर सकते हैं, हम इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं, लेकिन और हमें उसका डिडक्शन भी, हमें जो उसकी रिस्पेक्टिव डिडक्शन होगी, मतलब जो भी हमारा रिफ़ंड बनेगा वो भी हमें मिल जाएगा। रिफ़ंड नहीं मतलब जो भी हम जैसे जीएसटी की पेमेंट करते हैं तो उसमें जो भी हमें डिडक्शंस मिलती है, जो हम टैक्स पेमेंट कर देते हैं, जैसे भी हमारे पिछले सप्लायर ने कोई टैक्स पेमेंट कर दी तो उसकी डिडक्शन हमें मिल जाती है ना, मतलब हमें केवल उतना ही पार्ट पे करना है जितना नहीं पे किया। मानो 20 रुपये टैक्स बनता है, 10 रुपये पहले वाला जो सप्लायर था वो पे कर चुका, तो हमें जो बचाओ 10 रुपये होंगे वही पे करने हैं। तो हमने अगर 20 रुपये जो 10 रुपये होते हैं वो रिफ़ंड मिल जाएंगे, या तो या मतलब कि, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो अब क्या होता है, तो अब क्या होता है कि इफ़ेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अब तो वो डेट होती है जिस दिन हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमें करना चाहिए, उस डेट को हम इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है उसे हम सर्टिफिकेट मिलता है जिस डेट को, उस डेट को हम वो जो हमने इस बीच में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के जो लिमिट है उसमें जब हम फॉल कर जाते हैं, तो उसके बाद जो हमने सप्लाईज की हैं उसके लिए जो भी इनवॉइस इशू किया उसको हम दोबारा हमें इनवॉइस इशू करना पड़ता है, सो डेट वी को टेक डिडक्शंस। डिडक्शन मुझे ऐसा लग रहा है गलत शब्द है यार, क्या बोलेंगे इसको, अरे अभी जल्दी कर, उसको बोलेंगे फिलहाल तो डिडक्शन। आगे कंसोलिडेटेड रिवाइज टेक्स। कंसोलिडेटेड रिवाइज टेक्स क्या होता है? इनवॉइस CTRI may be issued in respect of taxable supplies made to the unregistered recipient during this period। मतलब कंसोलिडेटेड रिवाइज टेक्स में क्या होता है, जब हमने बहुत सारी सप्लाईज दे दी ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो जो बहुत सारी सप्लाईज है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही इनवॉइस को इशू कर देंगे, रिवाइज्ड इनवॉइस को, ताकि जीएसटी जैसे जब हमने लोग फॉल कर जाते हैं ना, तो हमें या तो क्वार्टरली या तो फिर मंथली रिस्पेक्टिवली जो भी रूल्स है उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, रिटर्न सेंड करनी होती है। तो जब रिटर्न सेंड करते हैं तो हमें जो इनवॉइसेस होते हैं उसमें लगाने पड़ते, मतलब ये जो इनवॉइसेस होते हैं वो GSTR के साथ अपलोड किए जाते हैं। तो उस केस में हमें अलग अलग इनवॉइस को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम एक कंसोलिडेटेड जो रिवाइज टेक्स के लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सो डैट वी कुड प्रोसीड अवर रिफंड अमाउंट, जो भी हमारे डिडक्शन बनती है वो हमें मिल जाए। मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, ये केवल टैक्सेबल सप्लाई के लिए इशू किया जाता है, और ये तभी भी, और ये केवल उस केस में होता है जब एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट होता है सामने। कौन होता है? अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। इन केस ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई CTRI कैन नॉट बी इशूड in respect of all unregistered recipient if the value of the supply exceed 2.5 लाख रुपए during this period। यानी कि इन केस ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाईज, जो भी कंसोलिडेटेड CTRI जो जो एक मिनट, in case of the interstate supply, CTRI cannot be issued in respect of all unregistered recipient if the value of the supply exceed 2,50,000 during this period। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जो CTRI है वो कभी भी इशू नहीं करेगा अनरजिस्टर्ड, सारे अनरजिस्टर्ड रिजल्ट को रिसिपिएंट को, मतलब जो अनरजिस्टर्ड जो रिसिपिएंट्स हैं उन्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो इनकी मतलब जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस को पढ़ लेते थोड़ा सा। टैक्स इनवॉइस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। किस केस में हमें टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी? रिसिपिएंट इज़, जब एक तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो है वो 200 से कम है या तो 200 से कम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो रिसिपिएंट को मतलब टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती। रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, इन दैट केस ऑल्सो यू डोंट नीड टू
इशू द टैक्स इनवॉइसेस रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है वो डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, अगर तो रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, मीन्स दे अनरजिस्टर्ड तो वैसे ही वो जो मतलब रिटर्न वगैरह नहीं जाती होगी तो उसको ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी. A consolidated tax invoice shall be issued for such supplies at the close of each day in respect of such supplies. जो consolidated tax invoice है उसको issue करना पड़ेगा supplies के लिए at the close of each day, मतलब जैसे तुम्हारा जो दिन है वो ख़त्म होता है उस टाइम पे तुम्हें मतलब एक सप्लाई के लिए तुम्हें एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन तीनों ही केसेस में. इन तीनों ही केसेस में. ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड. इन तीनों ही केसेस में क्या करना पड़ेगा हमें, जो सप्लाईज है उसको जब मतलब दिन ख़त्म होता है तो पूरे दिन के जितने भी खर्चे हुए जो जिनकी वैल्यू सब जो है 200 रुपये से कम है, या फिर जो रिसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट जिसको इनवॉइस की ज़रूरत नहीं थी उनके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस को बना दिया जाना चाहिए. अब इसके बाद में 7 आता है बिल ऑफ सप्लाई. नाउ तो रजिस्टर्ड पर्सन जो बिल ऑफ सप्लाई, पहले तो उसको बिल ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई के लिए बिल कौन देगा, रजिस्टर्ड पर्सन देगा, क्योंकि सप्लाई एग्जाम्प्टेड गुड बिल किस अच्छा देखो ये क्या है, जो ये बिल ऑफ सप्लाई के बारे में. बिल ऑफ सप्लाई कौन सी, जिस केस में हमें बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है, मतलब जैसे जो सप्लाई करी है उसके लिए बिल इशू करना है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना. ये वो केसेस हैं, एक बार फिर से ठीक से, ये वो केसेस हैं जिसके अगेंस्ट हमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी होती है. इवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. और क्या इशू करना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है. किस केस में, सप्लाई एग्जाम्प्टेड गुड्स, जैसे एग्जाम्प्टेड गुड्स के लिए या फिर पेइंग टैक्स अंडर द, जो अगर की कंपोजिट स्कीम किसी ने ले रखी है उस केस में, या फिर जो कंसेशनल रेट होते हैं उससे अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो. अभी कंसेशनल रेट अभी यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, वैसे मुझे एक और बार रिवाइज करना पड़ेगा आई थिंक. ओके, फिर से करते हैं आगे. अब द रिसिप्ट वाचर के लिए क्या है कि जैसे ये क्या हो गया, हाँ रिसिप्ट वाउचर के केस में क्या, सप्लाई जो सप्लायर होता है, जैसे बहुत बार क्या होता है अधिकतर केसेस में क्या होता है, जो सप्लायर होता है उसको एडवांस पेमेंट ले लेंगे, वो अपनी जो पेमेंट है वो एडवांस में ले लेते हैं रिसिपिएंट से, और उस एडवांस पेमेंट के बदले में मतलब अभी काम नहीं किया, ना गुड्स दिया है ना सर्विसेज दी हैं, या जो भी जिस किसी चीज़ जो भी वो सर्विस दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं उसके लिए एडवांस पेमेंट ले लिया. जब पेमेंट लिए तो फिर क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर दे देंगे. तो रिसिप्ट वाउचर बना देंगे एडवांस पेमेंट के बदले में, क्योंकि टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं, जब सप्लाई या तो हो जाती है, उससे पहले भी कर सकते हैं वैसे तो, पर मतलब अभी हमने पीछे जैसे रिवाइज किया था, अगर एडवांस पेमेंट के बदले में रिसिप्ट वाउचर दिया जाता है जब ये जो पेमेंट एडवांस से जब ये कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जैसे मानो एडवांस पेमेंट ले ली तो अभी क्या है, मानो हम जो सप्लाई या गुड्स हम अभी अबाउट टू है ना, अभी देने वाले हैं, अभी दी तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं देते तो हमें बहुत बार क्या होगा, रिफंड करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं ना पैसे ले लिए ना गुड्स या ना सप्लाई दी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा. तो वहाँ पे टैक्स इनवॉइस हमने इशू नहीं करते ना, इसीलिए तो उसके लिए क्या इशू करते हैं, रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं. और हम टैक्स इनवॉइस कब इशू करेंगे, जैसे कि हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस, इसके हिसाब से हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे. तो आगे अब इसमें कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे. लेकिन होता क्या है, जब हम लोग रिसिप्ट वाउचर इशू कर रहे होते हैं, पहले मैंने इसको इरेज करूँ, 1 मिनट, इसको इरेज करने के लिए, ओह माय गॉड, इतना गायब. चलो, हाँ. तो होता क्या है, उसके जब हम लोग रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं तो वेयर एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एडवांस के केस में जो रिसिप्ट वाउचर दिया उसके लिए रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाईज डिटरमाइन. मानो कि अब उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसका टैक्स क्या लगेगा, जो भी हम सप्लाई या फिर
हम गुड्स की सप्लाई है वो देने जा रहे हैं, क्योंकि लॉ है तो अपडेट भी तो हो सकता है ना। तो अभी जब हम डिफाइन नहीं कर सकते इन केस, मतलब ऐसा है कि हम अभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा फॉर वट एवर हम लोग जो मतलब जो भी हम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई, जो भी सप्लाई हम देने वाले, तो सप्लायर को भी डिफाइन नहीं कि किस रेट से टैक्स लगेगा, तो हम उसको 80% में के हिसाब से चार्ज कर लेंगे टैक्स का अमाउंट। और नेचर ऑफ सप्लाई इज़ नॉट, अगर हमें जो सप्लाई है उसका नेचर भी अगर हमें नहीं पता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडवांस, देन सेम शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो जैसे हम एक इंटर स्टेट सप्लाई को ट्रीट करते हैं उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। रिफंड वाउचर के लिए क्या, रिफंड वाउचर पहले तो होता क्या, हमने किसी से एडवांस लिया, उसके बदले में उसे रिसीव वाउचर दी, लेकिन ना तो उसको सप्लाई नहीं की थी, तो फिर टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया होगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो जैसे जब हम एडवांस लेते हैं, तो एडवांस लेते टाइम हमने क्या लिया था, एडवांस लेते टाइम हमने उनसे रिसिप्ट, एडवांस पेमेंट लेते टाइम हमने उन्हें रिसिप्ट वाउचर दिया था, तो रिफंड के टाइम हम उन्हें क्या देंगे, हम उन्हें देंगे रिफंड वाउचर। आगे 10th में इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय recipient ऑफ सप्लाई लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। मतलब इनवॉइस और जो पेमेंट वाउचर है ना, उनको तभी भी इशू किया जाता है जब जो सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज के अंदर की जाती है। अब ये पेमेंट वाउचर होता क्या, चलो पढ़ते हैं। वेयर द रिसिप्ट, देखो जब हम लोग पेमेंट वाउचर दे रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर के टाइम में रिसिपिएंट रजिस्टर होगा, या जो सप्लायर है टैक्सेबल है वो रिवर्स चार्ज में देगा। मतलब रजिस्टर अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो नहीं देगा ना, लेकिन जो टैक्स का अमाउंट बनता है वो तो देना पड़ेगा। तो जहाँ पे या तो रिसिपेंट क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अगर रिसिपेंट रजिस्टर है तो हमें क्या करना है, तो रिसीव्स द सप्लाईज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्सेबल सप्लाईज है वो रिसीव कर रहे हैं किसके बेसिस पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो ये सेक्शन 9.3 में डिफाइंड है, और 9.4 में 9.3 के हिसाब से जो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है या तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और उसने रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म में वो है, तो जो रिसीप्ट है, या फिर अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड भी है, उस केस में भी जो रिसिपिएंट है वो इशू करेगा पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लाई। तो जब भी वो सप्लायर को पेमेंट करेगा तो उसको पेमेंट वाउचर देना ही पड़ेगा, चाहे ये मतलब कुल मिला के वो रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो, 9.4 में हो 9.3 में हो, उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस के लिए क्या करेंगे, अगर वेयर द रिसिपिएंट इज रजिस्टर, अगर देखो क्योंकि जो इनवॉइस है टैक्स इनवॉइस है वो तो अनरजिस्टर के लिए कंपलसरी नहीं होता ना। तो अब देखो इनवॉइस में क्या, विच इज़ रिसिपिएंट इज़ रजिस्टर, वेयर रिसिपिएंट इज़ रजिस्टर, अगर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर है तो रिसीव्स द सप्लाईज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और जो सप्लाईज है टैक्सेबल, जो सप्लाईज है उसकी वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे ले रहा है। तो 9.3 और 9.4 के हिसाब से या वो रजिस्टर हो चाहे वो अनरजिस्टर हो, रिसिपिएंट शैल इशू इनवॉइस, वो इनवॉइस भी इशू करेगा। अब ये देखिए क्रेडिट नोट होता क्या है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस। देखो क्रेडिट नोट का और जो डेबिट नोट है उसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत सिंपल सी है। भाई देखो जो हमें पैसे चार्ज करने थे या जो हमें रेट से टैक्स हमें चार्ज करना था, हमने उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया और हमें इस बात का पता बाद में चला है, तो हमें क्या करना होता है, वो जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हमें वापस देना पड़ता है। तो उसके लिए उसको वापस देने के लिए अब हमें ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, क्योंकि टैक्स इनवॉइस हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं और वो GSTRN में भी जाती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और हमारे जो अकाउंट्स हैं वो गड़बड़ ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। क्रेडिट नोट इशू करने तो जो एक्सेस अमाउंट है उसकी जानकारी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, GSTR1 के साथ इसको भी अपलोड किया जाएगा। पढ़ लेते हैं, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव इशूड फॉर सप्लाई और एनी अदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर से, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव इशूड, वेयर वन starting से, where one or more tax invoice have issued for supply of any goods or services or both. Taxable value of the invoice, taxable value in respect of such supply.
सॉरी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज मोर, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, या फिर जो टैक्स जो हमने चार्ज किया है इनवॉइस में वो ज़्यादा है किससे, जितना चार्ज करना चाहिए उससे। तो वेयर द गुड्स और सप्लाईज आर रिटर्न और रिसिपेंट, या फिर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमें किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से गुड्स को वापस करना पड़ेगा या फिर उसका गुड्स को रिटर्न करना पड़ रहा है। अब देखो हमने 100 रुपये का माल बेचा, 100 रुपये ले लिए, लेकिन अब क्या हुआ, हमें किसी भी कारण की वजह से जो 220 रुपये का माल था वो हमें वापस लेना पड़ रहा है, तो हम उसे 20 रुपये वापस तो करेंगे ना। तो उस केस में, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जिसके लिए हमने मतलब कुछ नुकसान कर दिया और हमें उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, टैक्स क्रेडिट नोट इशू करना होता है। रजिस्टर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ में इशू वन और मोर क्रेडिट नोट सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, दोनों के लिए, रिसिपिएंट की रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को, जो मतलब गुड्स के या फिर सर्विस के रिसिपिएंट को या फिर दोनों के रिसिपिएंट को, ये ऐसे करें। अब इसका अपोजिट होता है डेबिट नोट, यानी कि जब हम कम चार्ज करते हैं या फिर कम टैक्स लेते हैं और अब हमें बाकी का अमाउंट लेना पड़ता है, या फिर किसी कारणवश हमें और मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें उनसे पैसे और लेने होते हैं अपने कस्टमर से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, हमें इनवॉइस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेज हैव बीन इशू फॉर द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, taxable value in invoice is less, this time less than the taxable value of the value in respect of such supply, जो टैक्सेबल वैल्यू है जो हमने सप्लाई के लिए ली है वो ज़्यादा है और हमने जो इनवॉइस में लिखी है वो कम है, उस केस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। और ऐसा ही किया जाता है टू चार्ज इन इनवॉइस, इनवॉइस के में जो चार्ज किया है हमने टैक्स वो हमारा कम है किससे, जितना हमें चार्ज करना चाहिए था उससे, तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। जो रजिस्टर सप्लायर होता है ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ में इशू वन और मोर डेबिट नोट और फॉर सप्लाईज मेड इन फाइनेंशियल ईयर, और उसके अलावा मतलब ये जो इशू करते हैं एक से ज़्यादा इशू कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक इशू करना है या नहीं करना। आगे रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ, मतलब रिसिपिएंट को, जो गुड्स और सर्विसेज दोनों के ही रिसिपिएंट के लिए